आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एकक कोष्टिका का घनत्व। एकक कोष्टिका का घनत्व, जैसे कोई भी एकक कोष्टिका है जो घनाकार होती है उसका हम घनत्व ज्ञात कर सकते हैं, आयतन ज्ञात कर सकते हैं और इनको आसानी से सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे पास एकक कोष्टिका का द्रव्यमान है तो द्रव्यमान की सहायता से जो है हम एकक कोष्टिका में जो है अवगाद्रो संख्या की गणना कर सकते हैं। अगर हमारे पास एकक कोष्टिका का घनत्व है तो घनत्व की सहायता से हम एकक कोष्टिका के द्रव्यमान या मोल द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि एकक कोष्टिका जो है, एकक कोष्टिका के का घनत्व होता क्या है, देखो एकक कोष्टिका का घनत्व बराबर होता है एकक कोष्टिका में अवयवी कणों का द्रव्यमान बटे एकक कोष्टिका का आयतन। तो यहाँ पर देखो कि एकक कोष्टिका का घनत्व जो होता है वो होता क्या है कि एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण होते हैं उन अवयवी कणों का द्रव्यमान और एकक कोष्टिका के आयतन का अनुपात ही क्या कहलाता है, एकक कोष्टिका घनत्व। क्योंकि नॉर्मली अपन जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान बटे आयतन, अब यहाँ पे हम एकक कोष्टिका का घनत्व निकाल रहे हैं तो द्रव्यमान किसका देखेंगे, एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण होंगे उनका द्रव्यमान हमें देखना होगा और आयतन भी किसका लेना होगा, हमें एकक कोष्टिका का आयतन लेना होगा। तो यहाँ पर देखना एकक कोष्टिका में अवयवी कणों का द्रव्यमान, ये या एकक कोष्टिका का द्रव्यमान ले सकते हो, तो ये एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, क्योंकि याद हो तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि जो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान होगा वो किसके द्रव्यमान के बराबर होगा, एकक कोष्टिका में अवयवी कणों के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, अवयवी कणों की संख्या इंटू एक अवयवी कण का द्रव्यमान। एकक कोष्टिका का द्रव्यमान क्या होगा, एकक कोष्टिका में जो अवयवी कणों की संख्या होगी है ना, उसको एक अवयवी कण के द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। एकक कोष्टिका में अवयवी कणों का द्रव्यमान मतलब हमने क्या है, कणों की संख्या को तो अलग कर लिया और यहाँ पर एक अवयवी कण का द्रव्यमान अलग रख दिया। तो यहाँ पर ध्यान देना कि अगर हम क्या कहते हैं, इसका एकक कोष्टिका का जो द्रव्यमान है इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करें तो ऐसी स्थिति में देखना द्रव्यमान बराबर अवयवी कणों की संख्या को हम n मान लेते हैं, है ना, और अवयवी कणों का द्रव्यमान जो है, जो अवयवी कणों का द्रव्यमान है इसको भी हम यहाँ पर m मान लेते हैं, है ना। तो आप इसको चाहो तो ये m डैश दे सकते हो या इसको m डैश दे दो और इसको ये m दे दो, इस तरीके से मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखना कि ये जो अवयवी कण का द्रव्यमान होता है, ये अवयवी कण का द्रव्यमान जो है वो होता है मोलर द्रव्यमान बटे अवगाद्रो संख्या, है ना। तो मोलर द्रव्यमान को तो हम स्मॉल m से लिख रहे हैं, सॉरी अवयवी कण का द्रव्यमान हम किससे लिख रहे हैं, m से, और मोलर द्रव्यमान को हम लिखते हैं कैपिटल M से, अवगाद्रो संख्या को लिखते हैं हम Na से, है ना। तो इस तरीके से एकक कोष्टिका का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, देखो तो ये यहाँ पर m डैश जो है, m डैश की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, n इंटू कैपिटल M अपॉन Na के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखना एकक कोष्टिका का द्रव्यमान अवयवी कणों की संख्या इंटू एक अवयवी कण का द्रव्यमान, तो अवयवी कणों की संख्या को तो हमने n मान लिया, है ना, एक अवयवी कण का द्रव्यमान m मान लिया। तो यहाँ पर देखो अवयवी कण का जो द्रव्यमान है
वो मूलतः द्रव्यमान बटे अवगाद्रो संख्या के अनुपात के बराबर होगा। तो स्मॉल m बराबर कैपिटल M बटे Na। Na क्या है यहाँ पर? अवगाद्रो संख्या। Na किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? ये अवगाद्रो संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर m डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि मैंने m का मान m बटे Na लिख दिया, तो n इंटू m अपॉन a हो जाएगा। और जैसा कि हमें पता है कि एकक कोष्ठिका का घनत्व क्या होता है? एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों का द्रव्यमान या एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। तो ऐसी स्थिति में याद है हम क्या करेंगे? तो यदि एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन क्या मान ले हम? a क्यूब। क्योंकि याद हो तो एकक कोष्ठिका कैसी है? घनाकार है, और घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। और यहाँ पर भुजा के स्थान पर a है, जिसे हम कोर की लंबाई कहते हैं। तो कोर की लंबाई का क्यूब क्या हो जाएगा? एकक कोष्ठिका का आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एकक कोष्ठिका का घनत्व, तो यहाँ पर देखो घनत्व D बराबर क्या हो जाएगा? एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों का द्रव्यमान या एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, इसका मान ये m डैश, इसका मान कितना आ रहा है? n इंटू कैपिटल M बटे Na। ठीक है। और आयतन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये a क्यूब। तो ये हमारे पास ये एक नया सूत्र व्युत्पन्न हो गया, जिसके आधार पर हम एकक कोष्ठिका के घनत्व की गणना कर सकते हैं। अगर हमारे पास एकक कोष्ठिका का घनत्व है तो हम द्रव्यमान की गणना या मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं, है ना। और अगर हमारे पास मोलर द्रव्यमान है तो मोलर द्रव्यमान के आधार पर हम यहाँ पर अवगाद्रो संख्या की भी गणना कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आप जैसे आप ये इनमें देखोगे ना कि क्वेश्चन को पढ़ना कि इसमें कौन कौन से मान दे रखे हैं, उन मानों को अगर आपको वहां पर कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो उस क्वेश्चन में क्या है, आपको या तो BCC या FCC, है ना, या फिर साधारण एकक कोष्ठिका दी हुई होगी। तो आपको यहाँ पर n का मतलब क्या है? अवयवी कणों की संख्या। और अवयवी कणों की संख्या याद हो तो अपन ने बता रखी है कि साधारण एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या 1 होती है, क्योंकि सभी कण कोनों पर होते हैं। FCC में कहां पर? 8 कण तो कोनों पर होते हैं, और 6 कण कहां पर होते हैं? सभी फलकों के पृष्ठीय केंद्र पर होते हैं। तो इस तरीके से वहां पर अवयवी कणों की संख्या 4 आती है ना। मोलर द्रव्यमान आपको ऑलरेडी दिया हुआ होगा, है ना। अवगाद्रो संख्या को आपको देने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि अवगाद्रो संख्या का मान बिल्कुल फिक्स है। Na is equal to 6.023 या 22 into 10 की पावर 23। तो ये आपके अवगाद्रो संख्या का मान है, जो आपको अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, अगर सवाल में नहीं भी दे रखा हो तब भी आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि अवगाद्रो संख्या Na को हमें डायरेक्ट यहाँ पर पहचानना है। तो Na का मान आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो अगर आपको देखो उसमें एक PDF में आपको मैंने एक न्यूमेरिकल दे रखा है जिसमें FCC के बारे में दे रखा है। तो FCC के लिए n बराबर 4 हो जाएगा, वो मान आप रख देना इसमें, है ना। फिर इसमें क्या कहते हैं? घनत्व दे रखा होगा, है ना। तो जो भी आपको मान दे रखा है, आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है या घनत्व ज्ञात करना है, आपको इनमें से ये 5 मान है हमारे पास, D, N, M, A क्यूब इंटू Na, ये सारे भी 5 मान दे रखे हैं। और ये पांचों मान में से कोई भी 4 मान आपके पास अवेलेबल है तो आप एक मान आसानी से ज्ञात कर सकते हो। मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हो, घनत्व ज्ञात कर सकते हो, अवगाद्रो संख्या ज्ञात कर सकते हो, और कोर की लंबाई भी आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। तो इस तरीके से ये हमारा एक टॉपिक है जो उसमें दे रखा है ना। इसके अलावा फिर देखो मैंने आपको क्या कहते हैं, कुछ न्यूमेरिकल इसमें अलग टाइप के भी दे रखे हैं। जैसे कोई भी एकक कोष्ठिका है, जैसे हमारे पास घनीय एकक कोष्ठिका है, एक काय केंद्रित एकक कोष्ठिका है, एक फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है ना। तो उनमें क्या है कि त्रिज्या और कोर की लंबाई a में संबंध दे रखा है, मैंने आपको लिखाया भी है। तो उनसे रिलेटेड भी कुछ न्यूमेरिकल वगैरह दे रखे हैं, तो आप उनको भी सोल्व कर सकते हो। आप पहले इसको नोट कर लीजिए। और ध्यान रखना नोट्स में क्या दे रखा है, अगर आपको नोट्स का लिखा हुआ नहीं समझना तो आप इसको यहाँ से पॉज करके वीडियो को यहाँ से भी आप इसको लिख सकते हो, नोट कीजिए इसे। देखो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, अगर आपको नीचे वीडियो में शो नहीं हो रहा हो तो आप इसे यहाँ से भी लिख सकते हो, है ना।
इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको कुछ अलग अलग प्रकार की, जैसे सरल घनीय एकक कोष्टिका, तो इसके लिए मैंने आपको लिखाया था इसकी भुजा, इसकी जो कोर की लंबाई है और त्रिज्या में एक संबंध होता है जो कि a बराबर 2r। अगर मान लो आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल दे रखा है जिसमें आपको कोर की लंबाई दे रखी है और आपसे त्रिज्या पूछता है, तो आप त्रिज्या निकाल सकते हो, r बराबर a/2, है ना। अगर आपके पास फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है, ये फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, इट मींस FCC, तो आपको इसके लिए a बराबर क्या लिखा है मैंने, 4r/√2। तो आप इसका उपयोग करके जो है आप त्रिज्या r और कोर की लंबाई a में संबंध दे रखा है, और इससे रिलेटेड जस्ट इसी से रिलेटेड आपको एक न्यूमेरिकल भी दे रखा है उसमें PDF में, तो आप उसको देखना कि आपको इस संबंध का यूज करना है और आपको ऐसे न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। फिर देखना, अगर मान लो काय केंद्रित एकक कोष्टिका है, काय केंद्रित एकक कोष्टिका है ना, BCC, तो अगर आपको इसके लिए यहाँ पर a और r में संबंध क्या है, a बराबर 4r/√3, तो आप इस संबंध से जो है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर सकते हो। ध्यान रखना कि ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल हमारे एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं, जिसमें आपको जैसे इस टाइप के न्यूमेरिकल आ जाते हैं कि एक फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है जिसकी त्रिज्या का मान ये है, तो इसकी कोर की लंबाई क्या होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिज्या r और कोर की लंबाई a में क्या संबंध होता है। किसके लिए, फलक केंद्रित के लिए ये संबंध आता है, काय केंद्रित के लिए ये संबंध आता है। ठीक है, तो आप इन संबंधों से जो है इस बात को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड बिल्कुल इजी टाइप के न्यूमेरिकल आप उन्हें सोल्व कर सकते हो। अगर इनसे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या पर्सनल मैसेज करके बता सकते हो कि भाई हमें ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा और हमें इस न्यूमेरिकल को समझा दीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है हम बात करते हैं ठोस या क्रिस्टलों में त्रुटियां या दोष, है ना। क्रिस्टलों में त्रुटियां या दोष क्या होते हैं, है ना। क्रिस्टलों में त्रुटियां या दोष क्या होते हैं ये भी हम जान लेते हैं। देखो ध्यान से, क्रिस्टलों में त्रुटियां या दोष जिन्हें हम क्रिस्टल डिफेक्ट्स कहते हैं, है ना। कि क्रिस्टलों में त्रुटियां या दोष ये कैसे बनते हैं और ये किस तरीके के होते हैं कि जब भी किसी क्रिस्टल का, है ना, या कोई आयनिक ठोस है या कोई अन्य ठोस है या फिर कोई क्रिस्टल है, जब उसका निर्माण होता है तो उसके निर्माण के समय क्या होता है कि जो क्रिस्टल में अवयवी कण है उन अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता या विचलन आ जाता है। उन अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था या नियम ये जो उनकी जो नियमितता है उनमें विचलन आ जाता है या अनियमितता आ जाती है ना। तो इस प्रकार के दोष जो है क्रिस्टल के दोष कहलाते हैं, या इसे हम क्रिस्टलों में दोष या त्रुटियां कहते हैं, है ना। क्रिस्टलों में जो त्रुटियां होती है, नॉर्मली क्रिस्टलों में जो है बिंदु दोष होते हैं, है ना। नॉर्मली क्रिस्टलों में जो है बिंदु दोष होते हैं, रिक्तिका दोष होते हैं, है ना, रेखीय दोष होते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के दोष हैं, ये अलग अलग प्रकार के दोष हैं, जिसमें से मुख्य रूप से जो है वो एक तो है बिंदु दोष और एक होता है रेखीय दोष, है ना। बिंदु दोष होता है और रेखीय दोष होता है। बिंदु दोष क्या है कि जैसे मान लो कि मेरे पास ये एक संपूर्ण मैंने क्रिस्टल बना रखा है, ये क्रिस्टल बना रखा है, ये क्रिस्टल, है ना, ये क्रिस्टल मैंने यहाँ पर ये बना दिया। अब मान लो कि मेरे पास ये वाला एक अवयवी कण है ना। अब इस अवयवी कण में ये देखो एक बिंदु है ना। इस बिंदु के चारों ओर अगर मान लो कि अवयवी कणों की
जो है अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता या विचलन आ जाता है, तो इस प्रकार का दोष जो है यहाँ पर क्या कहलाएगा? बिंदु दोष कहलाएगा। इस प्रकार का दोष यहाँ पर क्या कहलाएगा? बिंदु दोष कहलाएगा। कि अगर मान लो एक बिंदु या अवयवी कण के चारों ओर जो कणों की आदर्श व्यवस्था है उसमें अनियमितता आ जाती है या विचलन आ जाता है, तो उत्पन्न होने वाला दोष क्या कहलाएगा? यहाँ पर ये बिंदु दोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा यहाँ पर? ये बिंदु दोष। और दूसरा है रेखीय दोष। अगर मान लो कि ये मेरे पास ये क्रिस्टल बना हुआ है ना? अब इस क्रिस्टल में देखना कि ये इस पूरी पंक्ति में, अगर मान लो इस पूरी पंक्ति में ये देखो अवयवी कण अव्यवस्थित हो गए, जैसे कि यहाँ पर कोई कण था, यहाँ पे गायब हो गया, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर ये जो है ये गायब हो गया और यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से ये देखो यहाँ पर अगर क्रिस्टल की संपूर्ण पंक्ति में आदर्श व्यवस्था में विचलन या अनियमितता आती है, तो इस प्रकार के दोष जो हैं वो रेखीय दोष कहलाते हैं। इस प्रकार के दोष क्या कहलाते हैं? रेखीय दोष कहलाते हैं। अब इसमें जो है कि रेखीय दोष अपने इतने ज्यादा नहीं है, हमें पढ़ना है बिंदु दोषों को। बिंदु दोष जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। बिंदु दोष जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक तो रिक्तिका दोष आता है, एक तो है रिक्तिका दोष और दूसरा आता है अंतराकाशी दोष। बिंदु दोष जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें एक तो है रिक्तिका दोष, है ना, और एक होता है अंतराकाशी दोष। रिक्तिका दोष में क्या होता है कि जैसे मान लो कि मेरे पास ये संपूर्ण क्रिस्टल है ना? अब इस संपूर्ण क्रिस्टल में मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं कि यहाँ पर देखो रिक्तिका दोष किस तरीके से उत्पन्न होता है, ध्यान से देखना। रिक्तिका दोष में क्या है कि जैसे मेरे पास ये है, ये एक क्रिस्टल दे रखा है मैंने, ये एक क्रिस्टल बना दिया है यहाँ पर। ये इस क्रिस्टल में देखना ये इस तरीके की व्यवस्था बनी हुई है, जिसमें मैं अवयवी कणों को ऐड कर देता हूँ। ये A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, ये B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस, ये B, ये A प्लस, ये B माइनस, ये A प्लस और ये B माइनस। तो यहाँ पर देखना हम बात कर रहे हैं किसकी? रिक्तिका दोष की। रिक्तिका दोष में होता क्या है कि जैसे इस क्रिस्टल में, अब देखना इस क्रिस्टल में जो है धनायन और ऋणायन अपने स्थानों पर व्यवस्थित है ना? अगर मान लो कि इसमें से कोई भी कण, धनायन हो या ऋणायन, कोई भी हो सकता है, अपने जालक स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला गया, है ना? अपने जालक स्थान को छोड़कर, जैसे B माइनस कण था, एक ऋणावेशित कण है, जिसने क्या किया? अपने जालक स्थान को छोड़कर वो क्रिस्टल से बाहर चला गया। तो क्रिस्टल से बाहर जाने पर याद हो तो उस स्थान पर एक छिद्र बन गया। इस छिद्र को हम क्या कहेंगे? रिक्तिका, है ना? और अवयवी कणों के क्रिस्टल से निष्कासित होने से, अवयवी कणों के क्रिस्टल से निष्कासित होने से जो यहाँ पर दोष उत्पन्न हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? रिक्तिका दोष। और ये अवयवी कण के निष्कासन से यहाँ पर क्या बन गई? एक रिक्ति बन गई, है ना? तो इस प्रकार का दोष जो है रिक्तिका दोष कहलाता है। और एक बात का ध्यान रखना कि रिक्तिका दोषों में जो है हमेशा क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। क्यों? क्योंकि अवयवी कण क्रिस्टल में अपने जालक स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर जा चुका है, तो उसके बाहर होने से वहां पर जो दोष उत्पन्न हुआ है वही दोष क्या कहलाएगा? यहाँ पर रिक्तिका दोष कहलाएगा, है ना? तो ये किस प्रकार का दोष हो गया? रिक्तिका दोष। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो है यहाँ पर अंतराकाशी दोष। ये अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष। अब देखना अंतराकाशी दोष क्या होते हैं कि आप ये क्रिस्टल देख रहे हो ध्यान से। इस क्रिस्टल में देखो कि ये जो अवयवी कणों के बीच में ये आपको ये स्थान दिखाई दे रही है, इन स्थानों को हम क्या कहते हैं? अंतराकाशी स्थान कहते हैं। इन स्थानों को हम क्या कहते हैं? अंतराकाशी स्थान कहते हैं। जब भी हम किसी क्रिस्टल का निर्माण करते हैं तो क्रिस्टल के निर्माण के समय, क्रिस्टल के
निर्माण के समय क्या होता है, कोई अतिरिक्त कण, है ना, सामान्यतया धनायन, है ना, कोई अतिरिक्त कण इन अंतराकाशी स्थानों में आ जाता है, ये A+, है ना। तो ये देखो अंतराकाशी स्थान में किसी कण के आने से, धनायन या ऋणायन के आने से जो दोष उत्पन्न होता है, उस दोष को हम अंतराकाशी दोष कहते हैं। अब एक बात ध्यान रखना कि अंतराकाशी स्थान में सदैव धनायन ही आता है, क्योंकि जो ऋणायन है ना, वो हमने 11th में पढ़ा है कि ऋणायन का आकार अपने संगत उदासीन परमाणु से भी बड़ा होता है। तो एक बात का ध्यान रखना कि ये जो अंतराकाशी स्थान है, ये इतने छोटे होते हैं किसकी तुलना में, ऋणायन की तुलना में। इसलिए ऋणायन इन स्थानों में कभी भी नहीं आ सकता है, इसलिए सामान्यतः धनायन ही इन अंतराकाशी स्थानों में आता है और स्थान ग्रहण करता है। तो किसी क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में, किसी क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में किसी अवयवी कण के आ जाने से जो दोष उत्पन्न होता है, उसी दोष को हम क्या कहते हैं, अंतराकाशी दोष कहते हैं। अब ध्यान रखना कि ये रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, हमें इन्हीं दोषों के बारे में पढ़ना है, लेकिन आयनिक क्रिस्टलों के संदर्भ में पढ़ना है। हमें ये किसके संदर्भ में पढ़ना है, आयनिक क्रिस्टलों के संदर्भ में पढ़ना है। तो आयनिक क्रिस्टलों के संदर्भ में जो है 3 अलग-अलग प्रकार के दोष बताए गए हैं। आयनिक क्रिस्टलों के संदर्भ में 3 अलग-अलग प्रकार के दोष बताए हैं, जिसमें स्टोइकियोमेट्री दोष, है ना, एक नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष हो गए, है ना, या त्रुटियां, है ना, और तीसरे हो गए अशुद्धता दोष। तो हमें इन तीनों को पढ़ना है, आप चाहो तो इसे नोट कर लीजिए।